देखो बेटा, अब हम फाइनली आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और जितने बच्चे प्रीवियस क्लास में नहीं थे, प्लीज एक छोटी सी बात सुन लो। मैं आप लोगों को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का शेड्यूल नंबर 2 के ट्रांजैक्शन कैटेगरी सिखा रहा हूं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का शेड्यूल नंबर 2 कहता है कि देखो भैया, अगर तुम ये ट्रांजैक्शन करोगे तो ये मना नहीं है। फेमा में प्रोहिबिटेड करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन शेड्यूल नंबर 1 में दिया गया है, अर्थात शेड्यूल 1 के जितने भी ट्रांजैक्शन है बेटा ये सब मना है। लेकिन शेड्यूल नंबर 2 में जितने भी ट्रांजैक्शन की लिस्ट दी गई है वो अलाउड तो है, लेकिन अगर उस लिमिट को एक्सीड करोगे, अर्थात शेड्यूल नंबर 2 में बोली गई बातों को आप नहीं मानोगे, अलाउड है लेकिन आपको सीजी का अप्रूवल लेना होगा। सीजी मतलब रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री का। मैंने बच्चों को 6 कैटेगरी ऑलरेडी बता दिया है। आज की क्लास में मैं कैटेगरी नंबर 7 से क्लास की शुरुआत करूंगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या सर कौन सी 6 कैटेगरी हो गई है? ऊपर में 6 कैटेगरी हो गई थी बेटा, कि अगर तुम कल्चरल टूर करोगे मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से आप अप्रूवल लो, अगर तुम एडवर्टीजमेंट करोगे फॉरेन प्रिंट मीडिया में तो ये 3 ट्रांजेक्शन नो अप्रूवल, लेकिन अगर अदर ट्रांजेक्शन है तो पीएसयू में 10,000 तक अलाउड है, अदर के लिए कोई अप्रूवल नहीं। और यहाँ पर पीएसयू अगर 10,000 से ज्यादा करेगी तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल चाहिए। फिर उसके बाद अगर तुम कोई माल मंगा रहे हो विदेश से और विदेशी वेशल को आपने हायर किया है, क्यों भाई इंडियन वाले मर गए थे क्या? जाइए जाके सीजी का अप्रूवल लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अगर तुम कोई इंपोर्ट कर रहे हो माल और वो भी इंपोर्ट कैसे कर रहे हो? सीआईएफ बेसिस पे, कैरेज इंश्योरेंस रेट, महंगा रेट होता है। क्यों मंगा रहे हो भैया? एफओबी रेट पे मंगाओ। अगर आप सीआईएफ रेट पर मंगा रहे हो हम मना नहीं करेंगे, लेकिन किसका अप्रूवल चाहिए बोलो बेटा? सीजी का अप्रूवल चाहिए। आगे, अगर तुम मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हो लाइक फेडेक्स, तो तुम याद रखना एजेंट अब्रॉड को कोई कमीशन नहीं दे सकते, अगर देना है सीजी का अप्रूवल ले लो। नेक्स्ट बेटा, अगर टीवी ट्रांसपोंडर्स होते हैं जितने भी टीवी चैनल वाले, एएनएन, सीएआई, CNN और ANI, या फिर कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है बेटा, डेन वगैरह का आपने सुना होगा नाम, तो इन लोगों को अगर तुम कोई कमीशन वगैरह दे रहे हो सीजी का अप्रूवल ले लो। हम फाइनली बेटा ट्रांजैक्शन अर्थात बेटा क्या बोलो, पॉइंट नंबर 7 से क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आर यू श्योर 100%? तो बेटा सुनो सारे बच्चे, तरीका क्या है, मैं आपको ट्रांजैक्शन की कैटेगरी बताऊंगा। वो ट्रांजैक्शन की कैटेगरी मना तो नहीं है, लेकिन आपको रेस्पेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ेगा। हम पॉइंट नंबर 7, 8, 9 एज सो ऑन आगे बढ़ेंगे, फिर आ जाएंगे शेड्यूल नंबर 3 पे। किस पे आ जाएंगे बोलो बेटा? शेड्यूल नंबर 3। आइए लॉजिक से समझिए क्या है बेटा पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में कहा गया है, ध्यान से पढ़ना, कि रेमिटांसेस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। देखो बेटा ये कहानी क्या है, होता क्या है बेटा कि जब कोई समुद्र में बेटा शिप आती है ना, तो उसके कंटेनर उतारा जाता है, कंटेनर जिसमें माल रख के लेकर आया जाता है, तो वो कंटेनर बेटा जब समुद्र में रखा जाता है ना, उसका एक डिटेंशन चार्ज होता है। क्या होता है बोलो बेटा? याद रखिएगा, वो डिटेंशन चार्ज पर्टिकुलरली डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने बेटा प्रिस्क्राइब करके रखा हुआ है कि एक शिपिंग कंपनी मैक्सिमम कंटेनर डिटेंशन चार्ज इतनी तक दे सकती है कायदे से, और इसके अंदर अंदर उसको अपना कंटेनर खाली करा के और वापस शिप में ले जाके शिप को कहीं और अपना जहां लेकर जाना है लेकर जाइए। क्योंकि देखो बेटा, अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम से ज्यादा कंटेनर को रखोगे प्लेटफॉर्म पे, जैसे रेलवे का प्लेटफॉर्म होता है, वैसे ही बेटा याद रखिए समुद्र का भी अपना एक प्लेटफॉर्म होता है। ऐसा तो नहीं कि समुद्र में कहीं भी जाके शिपिंग लगा दो, ऐसा नहीं होता बेटा। आपने देखा होगा कि जब एयरपोर्ट पे आप जाओगे ना, और एयरपोर्ट पे जब रनवे बिजी हो और वहां पे किसी को लैंडिंग करना हो और रनवे बिजी है ना, मुझे लैंडिंग करनी है लेकिन रनवे बिजी है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप जहाज को कहीं भी हवा में उड़ाते रहो वहीं पे, आंसर नहीं भैया, एक्सीडेंट हो जाएगा, टेक ऑफ और टेक ऑन करना है। तो इस सिचुएशन में ना जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है वो पायलट को बोलता है कि आप एयर पार्किंग करिए। एयर पार्किंग मतलब आसमान में भी बनाया गया है जगह कि ये जहाज यहां पर जाके पार्क कर सकती है। ऐसा तो नहीं पूरा खुला आसमान हमारे लिए तो कहीं भी जाके खड़ी कर दो, तो सर ऐसे क्रैश होने का डर होता है। सिमिलरली समुद्र का भी जगह है, समुद्र में कंटेनर का जब माल उतर जाता है तो प्लीज आप जाके उसे प्लेटफॉर्म पे लगाइए, और उसका एक चार्जिंग फीस होता है, डन करेगा, जिसे कंटेनर डिटेंशन चार्ज कहते हैं। तो अगर आप एक पर्टिकुलर लिमिट तक दे रहे हो, कोई बात नहीं, ये तुम्हारा हक है, क्योंकि अगर कंटेनर अपना माल खाली नहीं करेगा तो फिर वो लोडिंग कैसे करेगा, तो सर उसके लिए हम आपको अलाउ कर रहे हैं, तुम्हें जितना फॉरेन एक्सचेंज चाहिए ले लो। लेकिन अगर एक लिमिट से ज्यादा तुम कंटेनर डिटेंशन चार्ज के लिए फॉरेन एक्सचेंज मांग रहे हो, तो सुनो हम आपसे सवाल पूछेंगे, मना नहीं करेंगे लेकिन हम आपसे सवाल पूछेंगे कि आपको ये एक्सीडिंग रेट से ज्यादा क्यों कंटेनर डिटेंशन चार्ज चाहिए, आप जल्दी अपना कंटेनर क्यों नहीं खाली कराए थे, आप डिले क्यों कर रहे हो, आप हमारे फॉरेन
फॉरेन करेंसी को बर्बाद क्यों कर रहे हो? क्या ये बात क्लियर है क्या? और इसके लिए आपको अप्रूवल जो लेनी है बेटा, वो लेनी है अगेन किससे बोलो बेटा? सरफेस ट्रांसपोर्टेशन से। किससे बोलो बेटा? सरफेस ट्रांसपोर्टेशन। मैं मोर पर्टिकुलरली बोलूं तो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। आ जाइए बेटा, मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूं। पॉइंट नंबर 8 फिर इकट्ठा बेटा आप लोग नोट कर लेना। पॉइंट नंबर 8 को सुनिए। पॉइंट नंबर 8 जो है ना बेटा, उसे वो बोला गया है रेमिटांसेस ऑफ प्राइस या मनी या फिर स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी अब्रॉड बाय पर्सन अदर देन इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडी वेयर द अमाउंट एक्सीड यूएसए कितना बोलो बेटा? 1 लाख। बेटा ये ट्रांजेक्शन ना पॉइंट नंबर 8 वाला आपको समझ ही नहीं आएगा जब तक इसको आप ट्रिकली ना पढ़ो। लेकिन एक बात याद रखना, पॉइंट नंबर 8 का जो भी ये ट्रांजेक्शन है, अगर ये ट्रांजेक्शन लिमिट अर्थात यूएसए $1 लाख से अगर आप ट्रांजेक्शन को एक्सीड कर रहे हो तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, खास करके डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन बच्चा ये कह रहा है कि सर सुनो ना, अप्रूवल किससे लेना है? ये तो क्लियर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से, बोले तो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से। लेकिन सर हमें ट्रांजेक्शन समझ नहीं आई कि अप्रूवल कब लेना है। आ जाओ बेटा, मैं इसको एकदम आसान शब्दों में यहां पर ट्रिक मैंने दे रखा है, आप एग्जाम के लिए चाहो तो आप इस पॉइंट को भी याद रख सकते हो। सुनो, आपने देखा होगा बेटा बहुत सारे स्पोर्ट्स की स्पॉन्सरशिप की जाती है, जैसे आईपीएल देखो बेटा, बहुत सारे स्पॉन्सर उसकी स्पॉन्सरशिप करते हैं। तो जब आप स्पोर्ट्स की स्पॉन्सरशिप करो तो चेक करो क्या नेशनल या इंटरनेशनल या लोकल स्पोर्ट्स बॉडी है, जैसे बीसीसीआई हो गई, ये सब लोग नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे स्पोर्ट्स बॉडी है बेटा। आप बोलोगे सर नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स बॉडी का नाम बताओ, जैसे बीसीसीआई तो इंटरनेशनल हो गई, इंटरनेशनल बिडिंग भी करती है। सर आप नेशनल लेवल पे हमें कोई बॉडी बता सकते हो क्या स्पोर्ट्स का? बिल्कुल बेटा, SAI, साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मुझे पता नहीं आपने नाम सुना है नहीं सुना। बिहार स्टेट डिस्ट्रिक्ट DDC का नाम सुना आपने? दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटी है। तो हमारे देश में इंटरनेशनल, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल की स्पोर्ट्स अथॉरिटी होती है। तो जो तुम स्पोर्ट्स का स्पॉन्सरशिप करा रहे हो, तुम हमें बताओ कि क्या तुम नेशनल, इंटरनेशनल या लोकल स्पोर्ट्स बॉडी हो क्या बीसीसीआई के तौर पे? अगर तुम ये हो तो तुम्हें किसी भी तरीके के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया तुम एक ऑथोराइज्ड बॉडी हो, और अगर तुम स्पॉन्सरशिप नहीं करोगे तो पैसा कहां से आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो स्पोर्ट्स का प्रमोशन कैसे होगा? तो तुम्हें अलाउड है। लेकिन अगर तुम अदर हो बोले तो आरकेजी एकेडमी या कोई और अथॉरिटी बेटा हो गई, तो इस सिचुएशन में सुनो, हम आपको स्पॉन्सरशिप के लिए अलाउ करेंगे केवल $1 लाख, $1 लाख यूएसए डॉलर। अगर $1 लाख यूएसए डॉलर है कोई अप्रूवल नहीं, लेकिन अगर $1 लाख यूएसए डॉलर से ज्यादा हो गया तो अप्रूवल की जरूरत है बेटा। जो ये डायग्राम और ट्रिक मैंने बोला है, बस यही यहां पे लिखा गया है। क्या ये बात क्लियर है क्या? बोलो हाँ है ना? दिस इज योर क्या बोलो पॉइंट नंबर, क्या बोलो बेटा? 8 लगे। हाँ, मैं आपको पॉइंट नंबर 9 ही बता देता हूं, फिर इकट्ठा नोट कर लेना। पॉइंट नंबर 9 बहुत आसान है बेटा देखने में। पॉइंट नंबर 9 कह रहा है रेमिटांसेस ऑफ मेंबरशिप ऑफ PNI क्लब। इसको प्रोटेक्शन एंड इंडेमिनिटी क्लब कहते हैं, P&I। ध्यान से सुनना बेटा बात, ये क्या है कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आप PNI क्लब की मेंबरशिप के लिए पैसा मांगोगे, अगर आप PNI क्लब के मेंबरशिप के लिए पैसा मांगोगे, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंश्योरेंस डिवीजन से जाके अप्रूवल लेना पड़ेगा। बच्चा अगर ऐसा PNI क्लब है क्या, तो बेटा इसको मैं प्रोटेक्शन एंड इंडेमिनिटी क्लब कहता हूं। आवाज दो बेटा, क्या कहता हूं? प्रोटेक्शन एंड इंडेमिनिटी क्लब। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं, ये PNI क्लब है क्या और इसको क्यों मना किया गया है। या मना तो नहीं किया गया, बेसिकली बोला गया बेटा क्या आपसे, क्या बोला गया बेटा? PNI क्लब मना किया गया मेंबरशिप लेने से? मना नहीं किया गया, बोला गया कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल दो। लॉजिक क्या है? लॉजिक आ जाओ मैं आपको बताता हूं। आप यहां पर एक देखोगे ना तो बकायदा वर्ड लिखा गया करेक्टिवली स्ट्रॉन्गर। इस कॉन्सेप्ट को अगर समझना है, PNI क्लब के मेंबरशिप को वाकई आपको समझना है, तो आइए बेटा इसके बारे में आपको छोटा मोटा बता देता हूं, एक आइडिया दे देता हूं। ये देखिए, वैसे तो इसके बारे में जब आप डिटेल पढ़ना चालू करोगे तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। PNI क्लब, प्रोटेक्शन एंड इंडेमिनिटी। आप देख रहे हो शिप चल रही है और इस समुद्र का फोटो है। आ जाओ मेरी बात सुनो, इसके बारे में आपको आइडिया दे रहा हूं। एक समय हुआ करता था बेटा जब हमारे देश में एयर ट्रेडिंग उतनी नहीं हुआ करती थी, जहाज से माल उतना ज्यादा नहीं आता जाता था। एक समय हुआ करता था, बहुत ज्यादा नहीं, आज से 20-25 साल पहले, जब समुद्र, सी ट्रांसपोर्टेशन वाज वन ऑफ द मेजर ट्रांसपोर्टेशन फॉर एवरी कंट्री, भले उनका समुद्री एक्सेस हो या ना हो। समुद्र से माल बेटा बहुत आया जाया करता था। एक समय ऐसा था पहले के जमाने में कि मुझे ऐसा लगता है कि 90% ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाज डन ओनली थ्रू द समुद्र।
उस समय बेटा एक कंट्री का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सोमालिया। सोमालिया लुटेरे बेटा, ये वर्ल्ड फेमस लुटेरे थे। उन्होंने किसी जहाज को नहीं छोड़ा, किसी भी। अफ्रीका की एक बहुत गरीब देश है बेटा सोमालिया, अफ्रीकन कंट्री में आता है, और उन्होंने किसी देश के जहाजों को नहीं छोड़ा। बेसिकली सोमालिया एक ऐसी जगह पे बसा हुआ देश है कि मेजर ट्रांसपोर्टेशन की कोई भी जहाज आएगी वो सोमालिया कंट्री को क्रॉस करके जरूर जाएगी। और सोमालिया गरीब देश है, वहां के लुटेरे प्रॉपर बेटा बोट वगैरह यूज करके किसी भी जहाज पे हमला करके जहाज को लूट लेते थे। माल लूटना, ऑक्शन में बाद में बेच देना, बंधक बना देना, मोटी रकम क्लेम करना, ये सब उनके लिए आम बातें थी, जिसके कारण बेटा बहुत मेजर थ्रेट आया समुद्री व्यापार को। किसी अमेरिका तक के जहाज को उन्होंने नहीं छोड़ा। आप अपने जगह पे 30 मार खाओ, हमारे पास आओगे लूटेंगे हम आपको। न जाने कितने सारे जहाज कंपनी को तरीका अपनाना पड़ा ये सोमालिया कंट्री के लुटेरों से बचने के लिए। वाटर कैनन लगाया गया। आप देखोगे ना, जितने भी शिपिंग बिजनेस वाली जहाज हैं, अर्थात जितने भी वेसल हैं, उनके पास वाटर कैनन लगा हुआ है। वाटर कैनन का मतलब ये होता है कि बेटा चारों तरफ पानी के फवारे बहुत तेज वाले। समुद्र में जहाज है ही, पानी की कमी है ही नहीं, और वो लोग बोट से आते हैं, चूंकि उतना ज़्यादा समर्थ वाले लोग हैं नहीं कि आप कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जहाज यूज़ करोगे। बोट से आते हैं वो लोग, 10-12 आए, जहाज अपना आधुनिक हथियार लिया और बोट से आए, बोट से आके अपना कैनल फंसा के जहाज पे चढ़ गए, और उसके बाद उसको बेटा अपना कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेके चले गए अपने देश के पास। उसके बाद मोटी रकम दो, फिर छोड़ो, नहीं तो जान से मार दो। ये उनकी आम बातें थी, आम बातें। जहाज कंपनियों ने वाटर कैनन लगाना चालू किया कि जब बोट नजदीक आएगी सारे वाटर कैनन खोल दो, पानी के फवारे से बोट उनका पलट जाता था। उसका भी तरीका इन्होंने अपना लिया, सारे तरीके अपना लिए, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। इन्होंने कुछ दिन पहले, अभी भी कुछ दिन पहले बेटा, भारतीय जहाजों को भी अटैक कर दिया था, और उसमें थे मार्कोस कमांडो। नाम सुना आपने? भारत की नेवी ने समुद्र में लड़ाई लड़ने के लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम है मार्कोस कमांडो। कभी यूट्यूब या गूगल पे डालना। और गलती से उस जहाज में मार्कोस कमांडो थे। उन्होंने बेटा जम के पेला उनको। फिर वो बेचारे रोने लग गए कि भारत कहता है कि हम लोग असहिष्णु हैं, लेकिन ये तो बहुत पेलते हैं। हमें पता होता है कि भारत की जहाज है तो हम उसको नहीं पकड़ते। तो बाद में ये मैंडेटरी कर दिया गया कि हर शिप पे बेटा उस कंट्री का एक झंडा होगा, और ये कहानी चलती थी। जब पूरा इंटरनेशनल व्यापार इससे थ्रेट में आ गया, तो उस समय अमेरिका और कुछ विकसित देश मिलकर उन्होंने एक, मैं बोलूँगा, इंश्योरेंस कंपनी बनाया। कायदे से PNI क्लब इज नथिंग, इट्स अ इंश्योरेंस कंपनी। मैं ट्रिकली बोल रहा हूँ, इंश्योरेंस। और उन्होंने बोला कि पूरे विश्व की जितनी भी शिपिंग कंपनी है ना, आप आओ हमारे मेंबरशिप लो, आपको प्रोटेक्शन देने का काम हम करेंगे। अगर समुद्री माल का कोई लुटेरा वगैरह आपको लूटता है या सिंक होता है, जहाज डूब जाती है, माल बर्बाद हो जाता है, उसकी भरपाई हम आपको करेंगे। इसे कहते हैं मेंबरशिप ऑफ PNI क्लब। भारत सरकार का कहना है कि अबे हरामखोर, हम बैठे हैं तुम्हें प्रोटेक्शन देने के लिए। आप भारत के जहाज हो ना, हमारे ऊपर भरोसा रखिए। मार्कोस कमांडो काहे के लिए हैं? लेकिन आप जब किसी विदेशी संस्था का मेंबरशिप ले रहे हो तो अगेन हम मना नहीं कर सकते, आपका डिसीजन है। लेकिन आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो? क्या हमारे ऊपर आपको विश्वास नहीं? आपको इंश्योरेंस ही लेना है, हमारे देश की कंपनी बैठी हुई है, आप उनसे जाके इंश्योरेंस लीजिए, LIC वगैरह से। विदेशी कंपनी की मेंबरशिप आपको क्यों चाहिए? अगर चाहिए तो जाओ, जाके सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लो, फिर उसके बाद ले लेना। क्या बात क्लियर है क्या बेटा? ये है शेड्यूल नंबर 2 का सारे ट्रांजेक्शन का कैटेगरी। हाँ, यहां पर कुछ नोट पॉइंट है, और नोट पॉइंट क्या है बेटा, ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुनना बेटा एवरीवन। बोला गया है द अबव ट्रांजेक्शन डू नॉट रिक्वायर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल इफ पेमेंट इज मेड आउट ऑफ फंड हेल्ड इन द रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट ऑफ द, क्या बोलो बेटा, रेमिटर, या ड्राफ्ट इज मेड आउट ऑफ फंड्स हेल्ड इन अ एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। बेटा मैं इकट्ठा समझा दूंगा, पहले आप मेरी बात सुनना ध्यान से। अब आप देखोगे ना तो आपका शेड्यूल नंबर 2 बेटा जो है वो कायदे से खत्म है, यहां से शेड्यूल नंबर 3 चालू हो गया। लो मैं आपको समझा देता हूं, सुनो बेटा। मैंने ये बात आपको फेमा के स्टार्टिंग में ही बताई थी, अगर आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुना हो तो, कि बेटा करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का शेड्यूल नंबर 1 हो, 2 हो या 3 हो, ये बेसिकली मना करता है या रिस्ट्रिक्शन लगाता है आपके ऊपर। जानते हो क्यों? फॉरेन एक्सचेंज के कारण। सरकार का कहना है कि आप फॉरेन एक्सचेंज मत कराइए, फॉरेन एक्सचेंज कराओगे तो इंडियन करेंसी कमजोर होगी। लेकिन एक बच्चा आके कह रहा है कि भाई सुनो, हम आपसे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करवाएंगे ही नहीं। हमारे पास एक RFC अकाउंट है, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, या एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट।
ये दो अकाउंट ऐसे होते हैं बेटा जिसमें पैसा रखे ही जाते हैं विदेशी मुद्रा में। अगर मैं भारत का बंदा हूं और मैंने आरएफसी अकाउंट खुलवाया, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, तो इसका मतलब उस रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में जो भी मैं पैसा रखूंगा वो इंडियन करेंसी नहीं होगी, वो फॉरेन करेंसी होगी, और फॉरेन करेंसी ही डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो मेरे भाई अगर कोई बंदा फॉरेन करेंसी अर्न करके फॉरेन करेंसी में खर्च कर रहा है तो इसमें सरकार को क्या ऑब्जेक्शन है भाई? कोई एक्सचेंज तो हुआ नहीं। सरकार को ऑब्जेक्शन कब होगा? जब करेंसी एक्सचेंज होगी, तो वहां पे इंडियन करेंसी बेटा क्या होगा बोलो? कमजोर होगा। तो इसी कारण से इस बात को रट लेना कि आरएफसी अकाउंट और एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, आरएफसी ईईएफसी, इन दो अकाउंट से अगर ट्रांजैक्शन होगा तो कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। शेड्यूल नंबर 2 को बेटा आप लोग नोट करिए और उसके बाद अपन मूव करेंगे फॉर द शेड्यूल नंबर 3। जल्दी करिएगा फटाफट, फिर उसका बैक टू द कॉन्सेप्ट बेटा। चलिए, तो फाइनली अपन शेड्यूल नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। अब शेड्यूल नंबर 3 क्या है बेटा समझिएगा। शेड्यूल नंबर 3 थोड़ा सा टेक्निकल भी है, इसलिए बेटा देखो यहां पर थोड़ा सा माहौल आपको बनाना पड़ेगा और मैं आपको बताते चलूं। शेड्यूल नंबर 3 में पहले ओवरऑल सुनो बेटा, मेरी बात जितनी ज्यादा ध्यान से सुनोगे आपके लिए उतनी ही ज्यादा आसानी होगी। शेड्यूल नंबर 3 लिटिल बिट टफ देन शेड्यूल नंबर 2, और टफ नहीं है आसान, याद करने वाली बात थोड़ी सी ज्यादा है। शेड्यूल नंबर 3 में बेटा दो कैटेगरी दी गई है। पहले तो यह समझो कि शेड्यूल 3 में जितने भी ट्रांजैक्शन दिए गए हैं अगर आप उस लिमिट तक करोगे फ्रीली अलाउड, लेकिन अगर उस लिमिट को एक्सीड करोगे आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ध्यान देना, शेड्यूल नंबर 2 में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना था लिमिट एक्सीड होने पर, शेड्यूल नंबर 3 में आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना है। ये तो एक बात याद रखिए। दूसरी बात याद रखिए कि शेड्यूल नंबर 3 में दो कैटेगरी के इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, एक इंडिविजुअल के लिए राम श्याम सीता गीता, और एक अदर देन इंडिविजुअल के लिए रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा, विप्रो, इन्फोसिस, आरकेजी एक्सेट्रा। बेटा मेरी पर्सनल अनुभव है, ये पर्सनल अनुभव, ऐसा कुछ लिखा नहीं गया, पर्सनल अनुभव है कि आपका एग्जामिनर ज्यादा एक्साइटेड होता है अदर देन इंडिविजुअल वाले से क्वेश्चन पूछने के लिए। जब आप क्वेश्चन बैंक देखोगे ना पिछले 5-10 साल का, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा यहां से आया हुआ है, इसलिए मैंने लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके पीछे रीजन है बेटा, जो अदर देन इंडिविजुअल वाला ट्रांजेक्शन है ना उसमें लिमिट ज्यादा है, तो उसमें याद ज्यादा कुछ करना पड़ेगा, और एग्जामिनर को पता है कि जहां बात याद करने की आती है बच्चा वो याद करता नहीं है, तो इसीलिए बेटा ज्यादा कैटेगरी क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है। अब आइए मैं आपको समझाता हूं। पहले मैं आपको समझाऊंगा लिमिट फॉर इंडिविजुअल और फिर समझाऊंगा लिमिट फॉर अदर देन इंडिविजुअल। आइए देखो, शेड्यूल नंबर 3 जो है बेटा उसका हेडिंग है शेड्यूल नंबर 3 का अलाउड ट्रांजेक्शन, बोलो बेटा अलाउड ट्रांजेक्शन आफ्टर क्या बोलो बेटा? आरबीआई अप्रूवल। सर कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जो अलाउड तो हैं लेकिन आपको आरबीआई के अप्रूवल चाहिए, और मैं बार बार ये वर्ड बोल रहा हूं, आरबीआई अप्रूवल कब चाहिए? जब आप लिमिट एक्सीड करोगे तो। अब लिमिट को दो पार्ट में बांट दिया गया, लिमिट फॉर इंडिविजुअल, लिमिट फॉर अदर देन इंडिविजुअल। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, हम बाद में देखेंगे, अभी पूरी ताकत लगाते हैं इंडिविजुअल को समझने में। तो जब इंडिविजुअल को समझने में पूरी ताकत लगाते हैं तो मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से, एकदम मेरी बात अगर सुनते जाओगे, सुनने से ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लिखने वाला तो फॉर्मेलिटी है। मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पूछा कि बता भाई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए तू एक आम आदमी को क्या लिमिट दे रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि सुनो मैं आपको ट्रांजैक्शन वाइज अलग अलग लिमिट नहीं दूंगा, मैं आपको एक ही लिमिट बता देता हूं। ध्यान से मेरे शब्दों पे जाना बेटा, एक ही बार रिपीट करूंगा, बाद में रिपीट भी नहीं होगी। मेरी बात सुनोगे लड्डू लगेगा आपको ये सारा पॉइंट। मैंने पूछा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि बता भाई इंडिविजुअल बंदों के लिए तू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की क्या लिमिट दे रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि मैं ट्रांजैक्शन वाइज तेरे को लिमिट नहीं दे रहा, मैं तेरे को एक ही लिमिट दे रहा हूं और कुछ ट्रांजैक्शन बता दे रहा हूं, तो ये सारा ट्रांजैक्शन इस लिमिट में रहते हुए कर सकता है। इसको बेटा ब्लैंकेट अप्रूवल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैंकेट। जब भी मैं बोलूं ना बेटा कि सुन ये 100 रुपए ले जा, जो मर्जी करना है कर, 100 रुपए से ज्यादा खर्चा होगा तो आइयो मेरे पास अप्रूवल लेने के लिए, तो इसका मतलब मैंने ये नहीं बोला कि तू 100 रुपए से दारू पिएगा, बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा या खाना खाएगा। मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि 100 रुपए में तू ये काम कर सकता है, अब तुझे जो करना है कर। तो या तो पूरे 100 रुपए का दारू पी जा, या पूरे 100 रुपए का बीड़ी पी जा, या 50 की बीड़ी पर 30 का खाना और 20 का दारू पी जा, वॉट एवर तुझे जो करना है कर। ये अमाउंट और ये ट्रांजैक्शन अलाउड, इससे ज्यादा बढ़ोगे आओ मेरे पास अप्रूवल लेने आओ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आपके सिलेबस में तो नहीं बोला गया, मैं आपको बताता हूं, एक स्कीम बना दी। स्कीम का नाम है बेटा लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेज स्कीम, नॉट इन योर मॉड्यूल, तुम्हारे मॉड्यूल में ये स्कीम का नाम नहीं बोला गया।
तुम्हारे मॉड्यूल में डायरेक्टली बोला गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2.5 लाख यूएसडी, 2.5 लाख यूएस डॉलर की लिमिट दे दी है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपको 8-9 ट्रांजेक्शन बता दिया है और बोला है कि सुनो, ये 8-9 ट्रांजेक्शन 2.5 लाख यूएसडी की लिमिट में रहते हुए करो। अगर ये 8-9 ट्रांजेक्शन के लिए तुम 2.5 लाख यूएसडी को एक्सीड करना चाहते हो, तब आओ आके मेरे पास अप्रूवल लो। 2.5 लाख तक की लिमिट के लिए कोई आपको अप्रूवल नहीं देना। जानते हो बेटा, ये 2.5 लाख तक का जो ब्लैंकेट अप्रूवल आपको दिया गया है ना, इसको कायदे से क्या कहा जाता है? लिबरलाइज्ड रेमिटांसेज स्कीम, LRS स्कीम कहा जाता है। बट दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। तुम्हारे एग्जाम में बेटा, तुम्हारे मॉड्यूल में LRS का नाम नहीं बोला गया। आइए ध्यान से सुनना बेटा, बोला गया है साफ साफ शब्दों में कि इंडिविजुअल कैन अवेल ऑफ फॉरेन फैसिलिटी फॉर द फॉलोइंग पर्पस विद इन द लिमिट ऑफ यूएसडी 2.5 लाख ओनली। और 2.5 लाख ओनली को LRS स्कीम कहा गया है, लिबरलाइज रेमिटांसेज स्कीम। एनी एडिशनल रेमिटांसेज, अगर इससे ज्यादा तुम कोई रेमिटांसेज करना चाहते हो, करेंसी एक्सचेंज करना चाहते हो इन एक्सेस ऑफ 2.5 लाख, तो बेटा आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा आरबीआई का। यानी 2.5 लाख रुपया अगर नीचे दिए गए ट्रांजेक्शन में खर्च करोगे, कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। सर कौन से ट्रांजेक्शन? कौन एवरीवन, ये देखो, तुम विजिट करना चाहते हो एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान। मैंने लॉजिक दिया था, नेपाल और भूटान में आपको बेटा फॉरेन करेंसी की जरूरत नहीं है, इंडियन करेंसी चलता है वो उसी, इसीलिए हम ये लिमिट 2.5 लाख नेपाल और भूटान के लिए नहीं दे रहे। गिफ्ट या डोनेशन देना चाहते हो बेटा, इंप्लॉयमेंट के लिए बाहर जाना चाहते हो, इमिग्रेशन, अगेन बेटा आप देखो कभी विदेश जाओगे ना बिजनेस पर्पस के लिए, तो आपको इमिग्रेशन करवाना पड़ता है, तो इमिग्रेशन पर्पस वगैरह भी इसी लिमिट में है। फिर उसके बाद तुम क्लोज रिलेटिव अब्रॉड को मेंटेन कर रहे हो, कोई तुम्हारा बेटा रिलेटिव विदेश में रह रहा है, उसके खर्चे का पैसा देना, या फिर तुम बिजनेस के लिए या कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए या कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लेने के लिए, या कोई पेशेंट तुम्हारा विदेश में है उसके लिए एज अ अटेंडेंट तुम जा रहे हो, चले जाओ 2.5 लाख की लिमिट में ही। एक्सपेंस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, कम ऑन, ऊपर में एज अ अटेंडेंट आप जा रहे थे, नीचे में आप एज अ पेशेंट जा रहे हो, 2.5 लाख अलाउड है। स्टडी अब्रॉड, विदेश में पढ़ने के लिए जा रहे हो, या एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन में भूल गया, सारे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए 2.5 लाख की लिमिट है। बोलो ना कितने की लिमिट है? 2.5 लाख का। लेकिन अब नोट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है बेटा। नोट पॉइंट को ध्यान से सुनो, 3 नोट पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, ये देखो, पहला नोट पॉइंट, कम ऑन एवरीवन, पहला नोट पॉइंट, दूसरा नोट पॉइंट, और एक इधर देखोगे तो तीसरा नोट पॉइंट। ये सब मॉड्यूल की बातों को आसान करके मैंने लिखा है। आ जाओ तीनों नोट पॉइंट ध्यान से सुनो। इंडिविजुअल मे अवेल एक्सेस लिमिट देन अबव 2.5 लाख फॉर फॉलोइंग 3 कंडीशन। रुको बेटा, मैं आपको 3 कंडीशन बताने जा रहा हूं। इन तीनों कंडीशन में 2.5 लाख से ज्यादा का आप विड्रॉल कर सकते हो, आरबीआई अप्रूवल नहीं चाहिए। कौन से 3 काम? इमिग्रेशन के लिए, बिजनेस पर्पस 2.5 लाख से ज्यादा हो सकता है, स्टडी अब्रॉड पढ़ने के लिए 2.5 लाख से ज्यादा खर्च कर सकते हो, और मेडिकल ट्रीटमेंट इलाज कराने के लिए 2.5 लाख से ज्यादा खर्च करोगे, आरबीआई ने खुद ही बेटा नोटिफिकेशन देकर अप्रूवल दे दिया है। आपको 2.5 लाख से ज्यादा अगर इन 3 जगह पे लग रहा है, आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है, खास करके प्रायर अप्रूवल। उसका एक डिस्क्लोजर जाता है बेटा 30 दिन के अंदर। मैं आपको नॉलेज के लिए बताऊं तो अगर कोई बंदा बेटा 2.5 लाख से ज्यादा का खर्च कर रहा है ना इन 3 पर्पस में, तो उसका 30 दिन के अंदर आपको खर्च कर दो और 30 दिन के अंदर आरबीआई को इंटीमेट कर दो। इंटीमेट, दिस इज नॉट अप्रूवल। लेकिन बेटा ये इंटीमेशन तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। नहीं तो आप नॉलेज के लिए याद रखना, 30 दिन के अंदर इंटीमेशन जाता है। इधर देखो बेटा, इफ एन इंडिविजुअल रेमिट एनी अमाउंट अंडर द लिबरलाइज रेमिटेंसेज स्कीम इन अ फाइनेंशियल ईयर, देन एप्लीकेबल लिमिट ऑफ, क्या बोलो बेटा, सच इंडिविजुअल वुड बी रिड्यूस फ्रॉम यूएसडी 2.5 लाख। बेटा ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल है। अच्छा एक बात बताओ, ये 2.5 लाख पर ट्रांजेक्शन है या 2.5 लाख फॉर ऑल ट्रांजेक्शन है? मुंह यूज कर बेटा, 2.5 लाख पर ट्रांजेक्शन है या 2.5 लाख फॉर ऑल ट्रांजेक्शन है? अबे भैया ऑल ट्रांजेक्शन है। तो अगर तुम एक जगह पे 2.5 लाख खर्च कर देते हो तो दूसरी जगह क्या फिर से 2.5 लाख मिलेगी? नहीं साहब। अगर एक जगह तुम 1 लाख कर देते हो तो क्या दूसरे ट्रांजेक्शन के लिए नया 2.5 लाख मिलेगा? नहीं साहब। 2.5 लाख माइनस 1 लाख 1.5 लाख की लिमिट बच जाएगी। याद रखिएगा बेटा, ये पर ईयर फॉर ऑल ट्रांजेक्शन है। आवाज दो, पर ईयर फॉर ऑल ट्रांजेक्शन, ऐसे याद रखना। अब एक तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनो बेटा, और थोड़ा सा यहां पर माहौल बनेगा। तीसरा नोट पॉइंट, लास्ट नोट पॉइंट है ये। बोला गया है फॉर अ पर्सन, ध्यान से सुनना, बोला गया बेटा फॉर अ पर्सन हु इज अ रेसिडेंट, एक ऐसा बंदा जो इंडिया का रेसिडेंट तो है, पर्सन हु इज अ रेसिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट इन इंडिया। आपने सुना है ना बेटा, इनकम टैक्स में पढ़ा होगा, रेसिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट। आगे, एंड वो सिटीजन है किसका? फॉरेन स्टेट का, लेकिन अदर देन पाकिस्तान। याद रखना, अदर देन पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान के लिए रूल अप्लाई नहीं होगा, पाकिस्तान के लिए $2.5 लाख ही लगेगा। ये मैंने नॉलेज के लिए लिखा है। लेकिन एक ऐसा बंदा जो रेसिडेंट है
बट परमानेंटली नहीं है, और वो सिटीजन है किसका बोलो बेटा, फॉरेन स्टेट का, या फिर वो सिटीजन है इंडिया का लेकिन वो डिप्यूटेशन में आया है टू द ऑफिस और ब्रांच ऑफ क्या बोलो बेटा, फॉरेन कंपनी। नहीं समझे ना, उसको बेटा फॉरेन कंपनी ने डिप्यूटेशन पे भेजा है टेम्पररी बेसिस पे काम करने के लिए पर्टिकुलर पीरियड के लिए। तो ये दो बंदे मे मेक अप टू क्या बोलो बेटा, आवाज दो, मे मेक अप टू, जस्ट वेट, मे मेक विड्रॉल, मे मेक क्या बोलो बेटा, यस विड्रॉल अप टू हिज, आवाज दो बेटा, अप टू हिज नेट सैलरी। लेकिन उस नेट सैलरी में आप डिडक्ट करिए कोई टैक्स है तो, या कोई पीएफ है तो, या फिर कोई अदर डिडक्शन है तो। बेटा इतना आसान शब्द है ना, आपको बिल्कुल लॉजिकली मैं समझाता हूं। एक बात बताइए, मान लो कोई विदेशी बंदा है, इधर देखो बेटा एवरीवन, कोई विदेशी बंदा है, जैसे बेटा मान लो अमेरिका की कोई कंपनी है और उसने अमेरिकन पर्सन को इंडिया में भेजा है डिप्यूटेशन पे। डिप्यूटेशन कहते हैं बेटा जब आप बिजनेस पर्पस के लिए इंडिया में आते हो फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, और अमेरिका ने बोला है इस इंडिया वाले ब्रांच को कि तू सामने वाले बंदे को 5 लाख यूएसडी डॉलर दे। कितना बोलो बेटा, और बेटा उसने 5 लाख यूएसडी डॉलर उठाया, और भारत सरकार ये कह रही है कि तू 5 लाख यूएसडी डॉलर इंडिया से लेके नहीं जा सकता, या 5 लाख करेंसी तू इंडिया से लेके नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता भाई, ये तो उसका हक है ना, ये तो नेट सैलरी है। अरे भैया तुम टैक्स काटो, तुम्हें पीएफ काटना है काटो, तुम जो स्टेट्यूटरी ड्यू काटना है काटो, तुम मेरे हक के पैसे छीनने वाले कौन हो? भैया मैं इंडिया में आके काम कर रहा हूं, इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि इंडिया से कोई 2.5 लाख यूएसडी से ज्यादा कभी लेके विदेश जा ही नहीं सकता, भले वो अपने हक का पैसा लेके जा रहा है। आप समझ रहे हो क्या? तो लॉजिकली बेटा जब तुम एज अ वर्कर इंडिया में आ रहे हो तो आपके ऊपर ये लिमिट लगाई नहीं जा सकती। आप नेट सैलरी तक जो भी पैसा है लेकर जा सकते हो, चाहे वो नेट सैलरी का पैसा 2.5 लाख यूएसडी से ज्यादा हो। आवाज दो बेटा, 2.5 लाख यूएसडी से, बस यही लिमिट है। लेकिन याद रखिएगा ये लिमिट किसको दी गई है, किसके लिए? या तो बेटा जो इंडिया का रेसिडेंट है बट परमानेंटली नहीं है, और साथ में सिटीजन है किसका, फॉरेन स्टेट का, या फिर वो बंदा सिटीजन ऑफ इंडिया है लेकिन वो एज अ डेप्यूटेशन, आवाज दो बेटा, एज अ डेप्यूटेशन ऑफ फॉरेन कंपनी इंडिया में आया है या विदेश में गया है। क्या बात क्लियर है? क्या डन करें? अपने नेट सैलरी तक का पैसा उठा सकता है। नोट करो बेटा, शेड्यूल नंबर 3 का पहला ट्रांजैक्शन कैटेगरी बेटा खत्म होता है। पहला ट्रांजैक्शन कैटेगरी आ जाइए बेटा एवरीवन। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं शेड्यूल नंबर 3 के कैटेगरी नंबर 2, लिमिट फॉर अदर देन इंडिविजुअल। और इसके लिए मैंने मॉड्यूल दिखाया है आपको, जैसा कि मैंने बताया इसमें बहुत सारी लिमिट है, तो वो लिमिट में मैथमेटिकल फिगर्स पढ़ना थोड़ा सा हैंड नोट्स में टफ होता है, इसलिए बेटा मैंने आपके सामने यहां पर ये मॉड्यूल ओपन किया है। आइए और मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा एवरीवन, हाईलाइट करूंगा, जितनी हाईलाइट होगी वही काम की चीजें होंगी, बाकी चीजें आप भूल सकते हो, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 ट्रांजैक्शन है, चारों पांचों ट्रांजैक्शन की अपनी एक लिमिट है, वो लिमिट आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है जी, जैसे आप ये कंप्लीट करोगे ना, याद रखना बेटा आपका शेड्यूल नंबर जो 3 है वो खत्म हो जाएगा, और साथ में पूरा करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन फिनिश। फेमा बेटा केवल एक क्लास का बच जाएगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, बस। इसलिए ध्यान से सुनो, ये देखो, द फॉलोइंग रेमिटांसेस बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, मतलब कंपनी वगैरह के लिए, सेल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। नीचे में जितना भी ट्रांजैक्शन बता रहा हूं उसमें प्रायर अप्रूवल चाहिए आरबीआई का। प्रायर का मतलब होता है पहले अप्रूवल लो फिर ट्रांजैक्शन करो, ऐसा नहीं कि पहले ट्रांजैक्शन कर लो बाद में अप्रूवल लो। अप्रूवल तो इंटीमेशन होता है, अप्रूवल लेना है आपको प्रायर। ट्रांजैक्शन कितने हैं? तो जी पहला ट्रांजैक्शन ये है अगर आप ध्यान दोगे तो दूसरा ट्रांजैक्शन ये है, तीसरा ट्रांजैक्शन ये है, और चौथा ट्रांजैक्शन ये है। मात्र 4 ट्रांजैक्शन है, चारों का जो निपटाते हैं, सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट को ध्यान से देखना। अगर कोई अदर देन इंडिविजुअल बंदा डोनेशन देना चाहता है, कोई बात नहीं, दो भैया, कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप डोनेशन देना चाहते हो एक्सीडिंग 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, जो तुमने पिछले 3 साल में कमाया है, या 50 माफ करिए, या फिर हाँ 50 लाख यूएसडी विच एवर इज लेस, तो आपको आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। मतलब क्या? ऊपर देख बेटा, मैंने पिछले 3 साल में जो भी फॉरेन एक्सचेंज कमाए हैं उसका 1% या 50 लाख यूएसडी विच एवर इज क्या बोलो बेटा, लेस। अगर इससे ज्यादा का आप डोनेशन देना चाहते हो, याद रखना एक्सीडिंग लेस,
मतलब इन दोनों में से जो कम आ रहा है उससे भी ज्यादा अगर आप डोनेशन देना चाहते हो, आरबीआई अप्रूवल चाहिए। अच्छा, ये डोनेशन तुम कहां दे रहे हो? तो जी आप रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में चेयर्स वगैरह दे रहे हो, या फिर बेटा तुम कंट्रीब्यूशन कर रहे हो किस में? फंड्स में, नॉट बीइंग अ इन्वेस्टमेंट फंड प्रोमोटेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर तुम इन्वेस्टमेंट फंड में बेटा अगर तुम इन्वेस्ट करोगे तो याद रखिएगा साहब, फिर ये लिमिट आपके ऊपर नहीं लगेगा। और उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू टेक्निकल इंस्टीट्यूशन या बॉडी एसोसिएशन इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी ऑफ द डोनर कंपनी। मतलब क्या? अगर तुम देखो, आप पूरे तीनों पॉइंट को देखो ना बेटा, तो मिला जुला के एक ही बात निकलेगी, कंट्रीब्यूशन एंड द चैरिटेबल। आवाज दो बेटा, कंट्रीब्यूशन एंड द चैरिटी। क्या ये बात क्लियर है? क्या अगर कंट्रीब्यूशन चैरिटी के मद पे आप 1% या 50 लाख के लिमिट से एक्सीड करते हो, आपको अप्रूवल चाहिए। आगे चलते हैं बेटा। दूसरा, अगर आप कमीशन देना चाहते हो पर ट्रांजेक्शन, किसको? एजेंट को। कौन सा एजेंट? जो विदेश में तुम्हारा रेसिडेंशियल फ्लैट या कमर्शियल प्लॉट बेच रहा है। ध्यान से मेरे शब्दों पे देखना, ट्रांजैक्शन पे भी देखना। तुम कमीशन देना चाहते हो किसको? एक ऐसे एजेंट को जो विदेश में तुम्हारा रेसिडेंशियल फ्लैट या कमर्शियल प्लॉट बेच रहा है। बोलो बेटा, आगे सुनो। वो इंडिया, अब आप बोलोगे कि सर आपने बोला विदेश में बेच रहा है, समझो बेटा वो एजेंट कहां का है? बोलो बेटा, विदेश का। एजेंट अब्रॉड, लेकिन वो बेच कहां का रहा है? प्रॉपर्टी इंडिया में। मतलब कुल मिला जुला के तुम इंडियन प्रॉपर्टी डीलर से नहीं, विदेशी प्रॉपर्टी डीलर से इंडिया में अपनी प्रॉपर्टी बिकवा रहे हो। और तुम कमीशन देना चाहते हो एक्सीडिंग, कम ऑन, अगर इससे ज्यादा नहीं देना अलाउड है, लेकिन अगर तुम इससे ज्यादा कमीशन देना चाहते हो तो आरबीआई की अप्रूवल चाहिए। क्या लिमिट है? 25,000 यूएसडी या 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंसेज विच एवर इज मोर। मतलब जितने की प्रॉपर्टी बिकी उसका 5%, और नहीं तो 25,000 यूएसडी विच एवर इज मोर। इससे भी ज्यादा तुम देना चाहते हो तो आपको आरबीआई की अप्रूवल चाहिए। बेटा समझ आ रहा है बालक तेरे को? ओ बालक समझ आ रहा है? ठीक है जी, आगे देखिए। रेमिटेंसेज, तुम भेजना चाहते हो पैसा एक्सीडिंग, कितना? बोलो बेटा कितना? फिर से देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, कितना है बेटा? 10 लाख है? 1 करोड़ है? 1 करोड़ है। बहुत होता है बेटा 1 करोड़, और वो भी 1 करोड़ रुपीस में नहीं है, 1 करोड़ यूएसडी में है बेटा, बहुत होता है। तो अगर तुम रेमिटेंसेज भेजना चाहते हो पैसा 1 करोड़ यूएसडी पर प्रोजेक्ट, काहे के लिए? अगर कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज आपने लिया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए तो विदेश से, या फिर 1 करोड़ यूएसडी पर प्रोजेक्ट फॉर, क्या बोले बेटा, माफ करिए, 10 लाख यूएसडी पर प्रोजेक्ट फॉर अदर कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। मैं इसको आसान करता हूं। अगर तुमने आउटसाइड इंडिया से कोई कंसल्टेंसी सर्विस ली है और तुम उसके लिए पैसा देना चाहते हो, मतलब कंसल्टेंसी चार्ज देना चाहते हो, तो आरबीआई की अप्रूवल चाहिए। अगर तुम 1 करोड़ यूएसडी से ज्यादा दे रहे हो फॉर अ, क्या बोलो बेटा, फॉर अ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो 1 करोड़ का अमाउंट अलाउड किया गया है, और अगर अदर सर्विसेज है तो 10 लाख का किया गया है। क्या ये बात क्लियर है? क्या तो याद रखना है इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटा कॉस्टली होता है तो इसलिए वहां पर 1 करोड़ यूएसडी बोला गया है, और अदर ट्रांजेक्शन के लिए 10 लाख बोला गया है। आगे बेटा, आगे अगर तुम रेमिटेंसेज देना चाहते हो, रेमिटेंसेज मतलब पैसा भेजना चाहते हो, कितना? एक्सीडिंग 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इनटू इंडिया, या 1 लाख, आवाज दो बेटा, या 1 लाख कितना बोलो यूएसडी विच एवर इज हायर बाई एंटिटी इन इंडिया बाई वे ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। कम ऑन, अगर कोई विदेशी कंपनी इंडिया में आई है और वो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस के नाम पर आपसे पैसा मांग रही है, तो हम अलाउड कर रहे हैं, लेकिन कितना अलाउड है प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस के नाम पर? या तो बेटा क्या बोलो 1 लाख यूएसडी, और नहीं तो 5% ऑफ, क्या बोलो बेटा, इनवर्ड रेमिटेंसेज। इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे कंपनी बेटा इंडिया में आई 5 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर आई, तो 5 करोड़ इनवर्ड रेमिटेंसेज है। क्या ये बात क्लियर है? क्या इन्वेस्टमेंट है? 5 करोड़ का 5% निकालो या 1 लाख यूएसडी निकालो, विच एवर इज मोर आएगा उतना तक अलाउड है, उससे ज्यादा आरबीआई की अप्रूवल चाहिए। डन करें बेटा, क्योंकि यहां पे ना लिमिट ज्यादा है ना, लिमिट ज्यादा, कहीं पर 1 करोड़ है, 10 लाख है, 1 लाख है, 10,000 है, इसीलिए बेटा एग्जामिनर को इस पॉइंट से ज्यादा प्यार होता है और यहां से वो क्वेश्चन पूछता है। यहां पर आपका फाइनली शेड्यूल नंबर 3 भी खत्म होता है। कुछ सर्टेन नोट पॉइंट्स है, वो नोट पॉइंट्स में आपको लिखवाऊंगा। पहले बेटा आप यहां तक के पॉइंट्स को नोट कर लो। 1-2 छोटे मोटे नोट पॉइंट है बेटा, 1-2 छोटे मोटे नोट पॉइंट है, मैं स्पेल आउट करते जाता हूं, तुम फटाफट लिखते चलिए। लिखो बेटा, सबसे पहला नोट पॉइंट प्रॉपर लिख दो बेटा, ऐसे नोट पॉइंट, क्योंकि मैं टोटल 2-3 नोट पॉइंट आपको लिखवाऊंगा। नोट पॉइंट, और अब जितनी भी बातें बोलूंगा 1 2 3 ऐसे करके लिखना चालू करो। लिखो बेटा पहला, इफ ट्रांजेक्शन इज नॉट लिस्टेड, इफ द ट्रांजेक्शन इज नॉट लिस्टेड in any of the, if transaction is not listed in any of the
above three schedule, in any of the above three schedule, then it can be freely undertaken. Then it can be freely undertaken बेटा. Then it can be freely undertaken. यही कारण है मैंने आपसे एक बात बोली थी कि करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इज ऑलवेज अलाउड अनलेस प्रोहिबिटेड, जबकि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इज ऑलवेज प्रोहिबिटेड अनलेस अलाउड. तो जब तक करंट को मना नहीं किया गया अलाउड है बेटा. अगर ऊपर के तीनों कैटेगरी में नहीं है अलाउड है. दूसरा वही बेटा, आरएफसी अकाउंट में अप्रूवल नहीं चाहिए. लिखो बेटा, नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड if transaction is made, no approval is required if transaction is made through RFC account, comma EEFC account, or इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, however, circle and highlight the word however. If transaction is made from EEFC account, however, if transaction is made for EEFC account, however, if transaction is made for I'm so sorry, if transaction is made from EEFC account for following transaction, then approval is required. यानी कि इधर देखो बेटा, तुम आरएफसी अकाउंट से पेमेंट करो, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो या ईएफसी अकाउंट से पेमेंट करो, आपको अप्रूवल नहीं चाहिए, ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि इसमें फॉरेन करेंसी होता है. लेकिन अगर आप ईएफसी अकाउंट से पेमेंट करोगे दो ट्रांजैक्शन के लिए तो आपको अप्रूवल चाहिए, भले आप ईएफसी को यूज क्यों ना कर रहे हो. अब आप पूरा मत लिखना, इधर देखो बेटा, एक तो पीएनआई क्लब वाला याद आया, और एक बेटा कमीशन पर ट्रांजैक्शन टू एजेंट अब्रॉड, जो आपका बेटा रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट बेच रहा था. मतलब वो दो ट्रांजैक्शन की बेटा याद रखिएगा, एग्जम्पशन नहीं है. आर यू श्योर 100%? ईएफसी अकाउंट से पढ़ने में ऐसा लग रहा है बेटा कि अगर आरएफसी अकाउंट से तुम पेमेंट करो तो एग्जम्पशन है, लेकिन नॉलेज की बात बताऊं ना, अगर कायदे से तो आरएफसी से करो तब भी आपको बेटा परमिशन लेना पड़ता है. ऑनलाइन वाले बच्चे नोट कर लेना, मैं यहां पे लेक्चर को बेटा ऑफ कर रहा हूं. मैं ये फिर से पूरी बात नहीं लिखवा रहा बेटा, बस ये पीएनआई क्लब और पर ट्रांजैक्शन वाली बात मॉड्यूल से लिख लेना. और एक इधर देखोगे तो थोड़ा सा छोटा पॉइंट एक और है बेटा, इधर देखो, द एलआरएस डिक्लेरेशन फॉर्म मस्ट बी काउंटर साइन बाई द माइनर्स नेचुरल गार्जियन. द स्कीम इज नॉट अवेलेबल टू कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फॉर्म एचयू ऑफ ट्रस्ट एक्सेट्रा. अगर एमिटर बिंग अ माइनर है तो, अगर कोई माइनर बेटा एलआरएस स्कीम यूज कर रहा है ना, तो उसके गार्जियन का उस फॉर्म पे साइन होना जरूरी है. और ये फैमिली कंसोलिडेशन की बात बता ही चुका हूं, फैमिली कंसोलिडेशन. रेमिटेंसेस अंडर द स्कीम कैन बी कंसोलिडेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली मेंबर. याद रखिएगा, मतलब बाप दो बेटे के साथ बेटा विदेश जा रहा है तो 2.5 लाख की लिमिट सबके लिए है या 2.5 लाख आएगा? नहीं बेटा, 2.5 लाख आएगा. कंसोलिडेटेड हो सकता है नालायको, वो तो ये था कि 2.5 लाख सबके लिए है, तो अगर एक ट्रांजैक्शन में खर्च कर दिया तो दूसरे वाले के लिए माइनस करना पड़ेगा. लेकिन यहां पे मैंने एक बात आपको बोली थी, आपने ध्यान नहीं दिया, 2.5 लाख पर पर्सन पर ईयर है फॉर ऑल ट्रांजैक्शन. समझ रहे हो क्या? तो जितने मेंबर जाएंगे 2.5 लाख की लिमिट इनटू होता जाएगा. नेक्स्ट क्लास में मैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन सेक्शन नंबर 6 को कराऊंगा. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू.